Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Study Conscious students. आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज मैं ट्रॉपिकल डिजीज़ में एक टॉपिक क्लियर करूंगी, ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी कॉज देखेंगे कि इसकी वजह से हमें जो है वो टीबी हो सकता है, इसके स्टेजेस देखेंगे और यानी कि ओवरऑल इसको बहुत सिंपल और शॉर्ट लेक्चर में मैं आपके सामने पेश करूंगी और ये बहुत इजी होगा इंशाल्लाह, ये आपको समझ भी आ जाएगा। तो ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली क्या होता है? ये एक इन्फेक्टियस बैक्टीरियल डिजीज़ होता है, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है? ये अफेक्ट करता है लंग्स को और बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी ये अफेक्ट करता है, जैसे कि ब्रेन हो गया, किडनी हो गया और स्पाइन हो गया। फाउंड मोस्टली इन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो पल्मोनरी हम लंग्स को ही कहते हैं, ज़्यादातर ये लंग्स के ट्यूबरक्लोसिस में ही ज़्यादातर ये इस फॉर्म में पाया जाता है। अब ये किस वजह से होता है? ये एक मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया, उसकी वजह से होता है, जिसको हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। इसके बाद इसके स्टेजेस जो हैं, इसके स्टेजेस 3 होते हैं। सबसे पहला हमारे पास प्राइमरी स्टेज होता है, सेकंड हमारे पास इंस्टेंट स्टेज और इसको हम इनएक्टिव स्टेज भी कहते हैं, और थर्ड हमारे पास एक्टिव स्टेज होता है। प्राइमरी स्टेज ऐसा होता है कि पहले आपको टीबी का वायरस होता ही नहीं है बॉडी में, अचानक बाहर से आता है और फिर इसके बाद क्या होता है कि लेकिन साइन सिम्टम्स आपको नज़र नहीं आते। इनएक्टिव स्टेज में क्या होता है कि बॉडी में वायरस तो आ जाता है लेकिन अभी वो इनएक्टिव फॉर्म में हुआ होता है, अभी वो एक्टिव नहीं हुआ होता। एक्टिव स्टेज में क्या होता है कि वो वायरस जो है अब एक्टिव हो चुका होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इसका कितना होता है, कितने टाइम के लिए आपको ये रह सकते हैं या आप जो है ये जो डिज़ीज़ है आपकी बॉडी में रह सकती है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड जो होता है वो 2 से लेके 10 वीक्स तक होता है। अब ये स्प्रेड किस तरह से होता है कि अगर आपको ये अगर डिज़ीज़ है, यानी कि एक इंसान को है तो दूसरे इंसान को ये कैसे होगी? तो ये होता है स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट व्हेन अ पर्सन हैव एक्टिव टीबी थ्रू ड्रॉपलेट्स, सिंगिंग, लाफिंग, स्नीजिंग। यानी कि ये इस तरह से आपको हो सकता है, यानी कि ड्रॉपलेट्स जो होते हैं जब आप बात करते हैं तो मुंह से जो ड्रॉपलेट्स आते हैं उसकी वजह से भी हो सकते हैं, और अगर आप सिंगिंग कर रहे हैं और आपको ये डिज़ीज़ है तो दूसरे सामने वाले इंसान को हो सकती है, क्योंकि ड्रॉपलेट्स जाएंगे ना। लाफिंग अगर आप हंस रहे हैं तो उसके बाद भी, या फिर स्नीजिंग, छींक आई है तो उससे भी वो ट्रैवल करेगा ये वाला बैक्टीरिया। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि साइंस एंड सिम्टम्स कौन सी इलामात जो है वो पेशेंट को आपको पेशेंट के अंदर नज़र आएंगी। एक तो पेशेंट बहुत ज़्यादा फटीग फील करेगा, यानी कि थका हुआ महसूस होगा, उसको बुखार होगा, रात को जो है उसको पसीना आएगा, और स्प्यूटम जो बलगम होता है वो होता है, कफिंग ऑफ ब्लड ऑफ स्प्यूटम, यानी कि खांसी होगी और स्प्यूटम में ब्लड भी होगा, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, और जो साउंड होगा वो अजीब सा साउंड होगा जब वो सांस लेगा। तो अगर हमें इसे डायग्नोसिस करना है तो किस टेस्ट के थ्रू जो है हमें पता चल सकता है कि हमें टीबी हुआ है? तो उसमें हम लोग एक तो चेस्ट एक्सरे से पता कर सकते हैं, या चेस्ट का सीटी स्कैन करें तो उससे भी पता चल सकता है, फिज़िकल एग्जामिनेशन से पता चल सकता है, अगर हम लोग सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करें तो उससे भी पता चल सकता है, और स्प्यूटम टेस्ट करें तो इससे भी पता चल सकता है। तो इससे जो कॉम्प्लिकेशंस यानी कि मसाइल आते हैं वो कौन से आते हैं? स्किन रैशेज़ हो सकती हैं, आपको स्किन आपकी येलो हो सकती है, डार्क यूरिन हो सकता है। अब हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि आपकी बॉडी में ये किस तरह से हो सकता है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ अगर आए तो क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया होता है वो बॉडी के अंदर दाखिल होता है। जैसे ही वो दाखिल होता है उसके बाद क्या करता है, जो एल्वेलाई होते हैं यानी कि लंग्स के अंदर एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं उनको जाके अफेक्ट करता है, और वहाँ पे रहता है, जाके वहाँ पे अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाता है। और जैसे वो मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है कि डायरेक्टली जो लंग्स होते हैं उनको अफेक्ट हो जाता है, और उसके बाद वो बाकी जो ब्लड होता है उसके अंदर शामिल हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि आल्सो बैक्टीरिया इंटर्स इनटू अदर ऑर्गन्स, बाकी भी ऑर्गन्स में वो दाखिल हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रेन, किडनी, स्पाइन, इनमें भी दाखिल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, व्हेन बॉडी इम्यून सिस्टम वीक इट अफेक्ट्स द बॉडी, और उसके बाद हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, पूरी बॉडी जो है वो आपकी इससे अफेक्ट हो जाती है। तो अब हम इसका ज़रा देख लेते हैं कि कौन से मुल्कों में सबसे ज़्यादा जो है वो ट्यूबरक्लोसिस पाया जाता है। इसमें सबसे पहले जो मुल्क आता है वो इंडिया आता है, उसके बाद यूएस अमेरिका आता है, और पाकिस्तान जो है वो 3rd नंबर पर आता है।
और ट्रीटमेंट में हम लोग जो हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो एंटीबैक्टीरियल्स जो हैं वो पेशेंट को दे सकते हैं। और जो मेडिसिन है उसमें आइसोनियाज़ाइड दे सकते हैं और एथेनॉल दे सकते हैं। उसके अलावा कैफ़ीन दे सकते हैं। और नर्सिंग इंटरवेंशन में हम लोग नेबुलाइजेशन कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।